हाय स्टूडेंट्स, आज हम ये पार्ट का सेकंड पेपर भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाएं। पिछले वीडियो में हमने उदारवाद पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उग्र राष्ट्रवाद। उग्र राष्ट्रवाद के बारे में। उग्र राष्ट्रवाद तीन काल मैंने पिछले वीडियो में बताया थे। तीन काल थे। एक काल चला था 1885 से 1905 तक। दूसरा चला था 1906 से 1919 तक। और तीसरा चला था 1920 से लेकर 1947 तक। 1885 से लेकर 1905 तक हमने उदारवाद के नाम से जिसे संबोधित किया जाता है या उदारवादी काल के नाम से संबोधित किया जाता है या उदारवादी राष्ट्रवादियों के नाम से संबोधित किया जाता है, उसे हम पढ़ लिया था। अब बात आती है 1906 से 1919 तक के उग्रवादी राष्ट्र या उग्र राष्ट्रवाद या उग्रवादी राष्ट्रवाद। उग्रवादी राष्ट्रवाद के नाम से इसे संबोधित किया जाता है, जिसके अंतर्गत तीन महायोद्धाओं का नाम लिया जाता है। लाल पाल और लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इन तीन महायोद्धाओं का उग्र राष्ट्रवाद में या उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा में इन तीन का नाम सबसे प्रमुखता रूप से लिया जाता है। अब बात आती है उग्र राष्ट्रीयता के उदय के क्या कारण थे कि उग्रवादी राष्ट्र आंदोलन या उग्र राष्ट्रीयता के उदय के क्या कारण थे। उग्रवादी राष्ट्रीयता के क्या कारण थे। उग्र राष्ट्रीयता के उदय के कारण, जिससे इनका जन्म हुआ या इनका उदय हुआ, जिसमें पहले था 1892 के सुधार कानून की अपर्याप्तता। 1892 के सुधार कानून की अपर्याप्तता थी। धार्मिक पुनरुद्धार और सांस्कृतिक वातावरण था। धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक वातावरण था। सांस्कृतिक वातावरण था। प्राकृतिक प्रकोप थे। आर्थिक असंतोष था। विदेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार था। विदेशों में
विदेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार था। भारत के बाहर होने वाले विशेष परिवर्तन, भारत के बाहर होने वाले विदेश परिवर्तन थे। भारतीय कटुता और अंग्रेजों का अहंकारपूर्ण वातावरण, भारतीय कटुता और अंग्रेजों का अहंकारपूर्ण वातावरण अर्थात राष्ट्रीयवाद के या राष्ट्रीयता के उदय के कारणों में था 1892 के सुधार कानून की अपर्याप्तता। 1892 में अंग्रेजों के द्वारा जो सुधार कार्यक्रम चलाए गए थे या जो सुधार किए गए थे, उन सुधारों में सबसे ज्यादा जो फायदा था वह अंग्रेजों को या ब्रिटिश वालों को या ब्रिटिश अंग्रेजों को, उस शासन को सबसे ज्यादा फायदा हुआ था, जिसके कारण भारतीयों में असंतोष फैला, उग्रवादियों में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। दूसरा था धार्मिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक वातावरण। धार्मिक पुनरुत्थान अर्थात विदेशों से जो भारतीय विदेशों में गए थे तथा वहां पर उन्होंने जो धार्मिक वातावरण देखा, वहां की सांस्कृतिक परंपराओं को देखा, जिससे उनको यह अनुभव हुआ कि विदेशों में धार्मिकता से व्यक्ति का अपने आप राष्ट्र के प्रति या अपने धर्म के प्रति कितना सजग है। इस प्रकार से इसने भी उग्र राष्ट्रीयवाद के या उग्र राष्ट्रवादियों के मन में एक जागृति लाने का प्रयास किया। तीसरा था प्राकृतिक प्रकोप। ऐसा कहा जाता है कि 1876 से या 75 से लेकर 1900 ईस्वी तक भारत में अकाल पड़ा। कई प्राकृतिक प्रकोप आए, प्लेग आया, अकाल पड़े, बाढ़ आई। ऐसी स्थिति में 1893 के अंदर महारानी विक्टोरिया का भारत के दिल्ली दरबार में शान और शौकत से उनका जन्मदिन मनाया गया, जिसमें हजारों की तादाद में या लाखों की तादाद में उस पैसे को, भारतीय पैसे को वहां पर बहाया गया। ऐसे में यहाँ के जो लोग अकाल से पीड़ित थे, बाढ़ से पीड़ित थे, बीमारियों से, भयंकर बीमारियों से ग्रसित थे, उनके मन में एक उग्र राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। उग्र राष्ट्रीयता की भावना उनके मन में जागृत हुई और उन्होंने उग्र राष्ट्रवादियों का साथ देना प्रारंभ कर दिया। चौथा था आर्थिक असंतोष। राजनीति में यह कहा जाता है कि असंतोष एक संघर्ष को जन्म देता है। यह संघर्ष भी एक उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया, क्योंकि उस समय बेरोजगारी और भुखमरी की भारत के अंदर सबसे ज्यादा समस्या थी। भुखमरी ने और आर्थिक बेरोजगारी ने आर्थिक तंत्र को बहुत ज्यादा गड़बड़ा दिया था, अर्थात लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं था तथा उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ज्यादा दयनीय थी। ऐसी स्थिति में उनके मन में, भारतीयों के मन में एक स्वतंत्रता की और आशा जगी, और वो स्वतंत्रता तभी मिल सकती है जब व्यक्ति के अंदर उग्रता की, अगर उग्र राष्ट्रवाद की ओर वे आगे की ओर बढ़े। इसलिए भी आर्थिक असंतोष ने भी उग्र राष्ट्रीयता का वातावरण तैयार करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। पांचवा था
विदेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। विदेशों में जो भारतीय जाते थे या भारतीय रहते थे उनके साथ जो व्यवहार किया जाता था वह व्यवहार बहुत ही कटु व्यवहार तथा दुर्व्यवहार था। उनके साथ दुर्भावना के साथ व्यवहार किया जाता था, उनको अलग रखा जाता था। इसलिए भी वे जब आकर ये बातें यहाँ पर बताते थे तो ये उग्र राष्ट्रवाद के उदय में उसने भी प्रमुख भूमिका निभाई थी। छठा था भारतीय कटुता और अंग्रेजों का अहंकार वातावरण। भारतीयों के मन में कटुता ऐसे जगी कि अंग्रेज भारतीयों को नीचा दिखाते थे, जिसके भारतीयों के मन में उनके प्रति कटुता आई और अंग्रेज अपने आप में बहुत ज्यादा अहंकार युक्त वातावरण यानी अहंकार मानते थे और अंग्रेजों भारतीयों को नीचे दर्जे की सर्विसेज या नौकरी दिया करते थे। इस कारण भी भारतीयों के मन में उग्र राष्ट्रीयता के प्रति एक जागृति आई, उग्र राष्ट्रीयता के प्रति एक आगे की ओर यानी स्वतंत्रता की ओर अपनी अलग जगाई। अब बात आती है, सातवां पॉइंट है पश्चिम के क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव। पश्चिम के क्रांतिकारियों का प्रभाव। पश्चिम के क्रांतिकारियों का प्रभाव। आठवां है भारत के बाहर होने वाले विशेष परिवर्तन। भारत के बाहर होने वाले विशेष परिवर्तन। लाल बाल और पाल का नेतृत्व। 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 और 10वां लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति। लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति। लॉर्ड कर्जन की लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति। सातवां पॉइंट था उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण पश्चिम के क्रांतिकारियों का प्रभाव। जर्मनी, इटली, फ्रांस ऐसे देशों में वहां बिस्मार्क, गैरिबाल्डी ऐसे क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव भारत के क्रांतिकारियों के मन में आया कि वे ऐसे छोटे छोटे देश अपने तथा इतने बड़े विकसित देश अपने आप की स्वतंत्रता के लिए अग्रसर हो सकते हैं, तो भारत तो एक बहुत बड़ा देश है, वो अपनी स्वतंत्रता की ओर अग्रसर क्यों नहीं हो सकता, अपनी स्वतंत्रता को क्यों नहीं ले सकता। इस कारण से उन विशेष
क्रांतिकारी विदेशी क्रांतिकारियों के मनोबल से भारतीय क्रांतिकारियों के मनोबल में एक जिज्ञासा उठी, एक आंदोलन उठा, जिसने यहाँ पर उग्र राष्ट्रवाद को उदय को जन्म दिया, उग्र राष्ट्रवाद की ओर अग्रसर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के बाहर होने वाले विशेष परिवर्तन। भारत के बाहर ऐसे कई परिवर्तन हुए, ऐसे कई आंदोलन हुए, ऐसे कई छोटे छोटे देश स्वतंत्र हुए, जिससे कि भारतीयों के मन में एक जिज्ञासा आई, भारतीयों के मन में एक नेतृत्व की भावना आई, जिसने उग्र राष्ट्रवाद को उदय किया, उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया। नेक्स्ट लाल, बाल और पाल का नेतृत्व। ये तीन ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने उग्र राष्ट्रवाद को प्रमुख रूप से बल दिया था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये तीनों उस समय के एक महान क्रांतिकारी विचारकों में माना जाता है, जिन्होंने उग्र राष्ट्रवाद को 1906 से 1919 तक ऐसे वहां तक पहुंचाया जहां पर ब्रिटिश सत्ता को हिलाने का भी काम इन तीनों नेतृत्व के द्वारा किया। इन तीनों के द्वारा उग्र राष्ट्रवाद को पूरे समूचे भारत में फैलाने का अथक प्रयास किया और फैलाया भी। इनके द्वारा ही उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन इन तीनों के नेतृत्व से इतने सालों तक चला। नेक्स्ट बात है लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति। लॉर्ड कर्जन ने भयंकर यहाँ पर अत्याचार या भारतीयों पर इतने ज्यादा कर लगाए थे, जिसके कारण भी लॉर्ड कर्जन की नीतियों को भारतीयों ने नकार दिया था, करों के बोझ को डाला था, अत्याचार किया था, दमनकारी नीतियां चलाई थी, जिसके कारण भी यह उग्र राष्ट्रवाद के उदय में अहम भूमिका या उग्र राष्ट्रवाद के उदय की ओर अपनी भूमिका की ओर यह आंदोलन चला था। पश्चिमी के क्रांतिकारियों का प्रभाव रहा। 1892 के सुधार कानूनों की अपर्याप्तता से उग्र राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। धार्मिक उत्थानवाद और सांस्कृतिक वातावरण से उग्र राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ। प्राकृतिक प्रकोप होने से असंतोष की स्थिति उत्पन्न हुई, उससे उग्र राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। आर्थिक असंतोष से उग्र राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। प्राकृत भारतीय कटुता और ब्रिटिश या अंग्रेजों का अहंकारपूर्ण वातावरण से उग्र राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। विदेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार से भी यहाँ पर राष्ट्रवाद की जागृति आई। पश्चिम के क्रांतिकारियों के प्रभाव से भी यहाँ पर राष्ट्रवाद का परिवर्तन हुआ, या भारत के बाहर होने वाले विशेष परिवर्तनों भी उग्र राष्ट्रवाद में अपनी अहम भूमिका निभाई। लाल बाल और पाल का नेतृत्व ने भी उग्र भूमिका निभाने में अपना योगदान दिया, और लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई थी। अब बात आती है कि उग्र राष्ट्रवादियों के क्या साधन थे। उग्र राष्ट्रवादियों या उग्रवादियों के साधन। उग्र राष्ट्रवादियों के स्वतंत्रता प्राप्ति के साधन। इसमें पहला था, यह वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है, पहला था स्वदेशी था। दूसरा था निष्क्रिय प्रतिरोध था। और तीसरा था राष्ट्रीय शिक्षा।
राष्ट्रीय शिक्षा। ये उनके 3 इंपॉर्टेंट थे। इस स्वदेशी चीजों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए, ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी चीजों का उपयोग किया। निष्क्रिय प्रतिरोध था, अर्थात विदेशी वस्तुओं को यानी काम में नहीं लेना तथा सरकारी काम को प्रभावित करना था। और सबसे ज्यादा राष्ट्रीय शिक्षा थी, अर्थात सबसे ज्यादा राष्ट्र की शिक्षा पर ही बल दिया गया था। इस प्रकार से उनकी 3 इंपॉर्टेंट थे, स्वदेशी था, निष्क्रिय प्रतिरोध था और राष्ट्रीय शिक्षा उनकी इंपॉर्टेंट थी। दूसरी बात थी जो उनमें वो थी कि उग्रवादी और उदारवादियों में क्या अंतर था। तो पहला अंतर यह था कि उदारवादी तो ब्रिटिश राजभक्ति में अपार विश्वास रखते थे, अर्थात वे ये चाहते थे कि इनकी से ही भारतीयों का भला हो सकता है, जबकि उग्रवादी ब्रिटिश राजभक्ति में कतई विश्वास नहीं करते थे। दूसरी बात है, उदारवादियों के मन में यह विचार था कि ब्रिटिश शासन भारत का भला ही चाहते हैं, न्यायप्रियता में वे विश्वास करते थे। उदारवादी ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास करते थे, जबकि उग्रवादी ब्रिटिश न्याय में कतई विश्वास नहीं करते थे। तीसरा बात है, उदारवादी ब्रिटिश शिक्षा पद्धति के पक्षधर थे, जबकि उग्रवादी जो विचारक थे, उग्रवादी आंदोलन थे, वे उनकी शिक्षा पद्धति में यानी शिक्षा नीति में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। नेक्स्ट बात है, उदारवादी ब्रिटिश सरकार के राजभक्त थे, यानी उनका कहा मानते थे, जबकि उग्रवादी बिल्कुल भी उनका बात नहीं मानते थे। इस कारण से इन दोनों में ये अंतर था कि वे उनकी बातों को माना करते थे, वे उनकी बातों को नकारा करते थे। इस कारण से उग्र राष्ट्रवाद अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचा और 1906 से लेकर 1919 तक चला। 1907 में इसका विभाजन हो गया था उदारवादियों में और उग्रवादियों में, सूरत अधिवेशन में, जिसको सूरत विच्छेद भी बोला जाता है। तो नरम दल में इसका विभाजन हुआ था। नरम दल और गरम दल में इनका विभाजन हो गया था। ये दोनों दल विभाजित हो गए थे। नरम दल और गरम दल में ये दोनों विभाजित हो गए थे। नरम दल उदारवादियों का माना जाता था, जिसका महान योद्धा गोपाल कृष्ण गोखले को, या उदारवादियों का जनक माना जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। और नरम दल का प्रतिनिधित्व जो किया था वह तीनों के द्वारा किया गया था, लाल, पाल और बाल के द्वारा उनका प्रतिनिधित्व किया गया था उपराष्ट्रवाद। इस कारण से 1906 से लेकर 1919 तक जो आंदोलन चला वह उग्रवादी राष्ट्रवादी आंदोलन के नाम से विख्यात हुआ, जिसने अपने स्वतंत्रता की ओर अग्रसर अपने महानतम योगदान, इसमें ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ। इसी बीच में ही हत्याकांड हुआ था। इसी दौरान गांधी जी के द्वारा 3 सत्याग्रह भी चलाए गए थे, जो कि अहमदाबाद सत्याग्रह था, मजदूरों का सत्याग्रह था, सूरत में सत्याग्रह, इनके द्वारा ही इस दौरान बीच में हुए थे। लेकिन उग्र राष्ट्रवाद 1906 से लेकर 1919 तक चला था। इस प्रकार से उग्र राष्ट्रवाद के मुख्य कारण थे 1852 की कानूनों की अपर्याप्तता थी, धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक वातावरण, प्राकृतिक प्रकोप थे, आर्थिक असंतोष था, भारतीयों की कठिनता और अंग्रेजों का अहंकारपूर्ण वातावरण था, विदेशों के भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार था, पश्चिम के क्रांतिकारियों विचारों का प्रभाव था, भारत के बाद होने वाले विशेष परिवर्तन थे,
लाल बाल और पाल का नेतृत्व था और लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां थी। इन सभी ने ही उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया था। उग्र राष्ट्रवाद को आगे पहुंचाने के लिए या उदय करने के लिए तत्व विकसित किए थे। आज के इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में गांधी जी के बारे में हम पढ़ेंगे।